वहाँ पे जाके जब हर कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, देन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो स्टार्टिंग में बहुत मजाक भी उड़ाया गया है मेरा, मतलब मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पे लोग हंसते थे, मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग्स पे लोग हंसते थे। तो इस सब में मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर्डल्स आएंगे, लोग पीछे भी खींच लेंगे, उसी बीच में आपको कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो आपको हल्का सा पुश दे दे। लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक, लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक। लाइफ इज जस्ट लाइक अ मिरर, इट स्माइल्स ओनली व्हेन यू स्माइल। जिंदगी एक आईना है, वो तभी मुस्कुराती है जब आप मुस्कुराते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्षिता, एक एंकर, पब्लिक स्पीकर और स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही अनोखा शो जिसका नाम है बड़े आए अंग्रेज। सुनने में तो ये थोड़ा अटपटा लगता होगा, है ना? इस शो के जरिए हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। इस शो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे खास लोगों से जिन्होंने ना ही केवल इंग्लिश के डर से ओवरकम किया है, बल्कि अपने जैसे लाखों लोगों को ये सिखाया है कि इस इंग्लिश के डर से वो भी ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्षिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिर से एक नया एपिसोड ऑफ बड़े आए अंग्रेज, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत, डिटर्मिनेशन के साथ इंग्लिश के एक हर्डल को क्रॉस करके एक नई कामयाबी की दुनिया में प्रवेश किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सुमित जी से, जो एक रेनाउंड एजुकेटर हैं, यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने खुद से एक वादा लिया है कि वो करोड़ों बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी मदद करेंगे उनके गोल्स को अचीव करने में। और आज हम जानेंगे कि कैसे इंग्लिश की बाधा को क्रॉस करते हुए आज उसे ओवरकम करके वो इंग्लिश को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। सुमित जी, वेलकम टू आवर शो बड़े आए अंग्रेज। थैंक यू हर्षिता, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। सुमित जी, जैसे हमारे शो का कॉन्सेप्ट है लोगों को ये रियलाइज करवाना कि इंग्लिश उनकी डेली जिंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या सोचना है? सबसे पहले तो आई लव्ड योर कॉन्सेप्ट दैट बड़े आए अंग्रेज। ये थोड़ा सा सरकेस्टिकली लगता है बिकॉज नॉर्मली बेइज्जती भी लोग कर देते हैं कि बड़ा आया अंग्रेज, राइट? तो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड बिकॉज आज की लाइफ स्टाइल जो हो गई है हमारी, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, उसमें इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक मदर टंग होती है, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो, लेकिन अगर आपको सोसाइटी में आगे बढ़ना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इट्स नॉट लाइक कि आप पर्टिकुलरली एजुकेशन में या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो, इंग्लिश इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है हर फील्ड में। ये एक सोशल स्टेटस की तरह भी आज के टाइम पे बन गया है। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ऑटोमेटिकली थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ सा फील करता है। तो इंग्लिश इज़ मतलब मेरे लिए जैसे आज के लिए सांस लेना ज़रूरी है हर इंसान के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश भी सीखना बोलना उतना ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सुमित जी, और मुझे भी ये लगता है कि आज के दौर में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, नौकरी के लिए जा रहा हो, स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सुमित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगे बढ़ने में आप लोगों की मदद करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि इंग्लिश का एक बहुत मेजर रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इंग्लिश डोमेन में आपने सबसे पहला कदम कब रखा? कब आपको ये रियलाइज हुआ कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा क्वेश्चन है हर्षिता, लेकिन इसमें ना दो क्वेश्चंस है। एक है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस और एक है इंग्लिश स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस। तो देखो, इंग्लिश तो हम बचपन से ही पढ़ रहे थे, स्कूल मेरा इंग्लिश मीडियम ही था, लेकिन जो इंग्लिश बोलने वाला सिस्टम है ना, वो मुझे 11th क्लास में जब मैं आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ। 10th तक तो हम इंग्लिश पढ़ते थे कि सब्जेक्ट में पास होना है। जब 11th क्लास में आया, एक्चुअली मेरा स्कूल चेंज हुआ था, 10th से 11th में अलग स्कूल में गया था। वहाँ पे जाके वो टोटली एक डिफरेंट स्कूल था बिकॉज 10th तक मैं काइंड ऑफ रूरल बैकग्राउंड से था। 11th में जब गया तो एक थोड़ा सा हाई क्लास स्कूल था। वहाँ पे जाके जब हर कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, देन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। आपको इंग्लिश पढ़ना आना, इंग्लिश में पेपर देना इज़ टोटली डिफरेंट, एंड आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में
इज़ टोटली डिफरेंट। तो मेरा पहला वास्ता इंग्लिश स्पीकिंग से क्लास 11th में पढ़ा अपने नए स्कूल में जाके। जी, और कहीं ना कहीं सुमित आप बिल्कुल सही हैं। हम जब स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसे एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, हमें लगता है 40% ला के हमें सब्जेक्ट में पास होना है। लेकिन जब हम 12th के बाद आगे बढ़ते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि स्पोकन इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि क्लास 11th में जाके आपको ये रियलाइज हुआ कि इंग्लिश बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या उस टाइम से लेकर अब तक आपको स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत सारे हर्डल्स आए, और अगर वो हर्डल्स आए तो आपने उसे कैसे ओवरकम किया? देखो हर्षिता, जब भी कुछ नई चीज़ हमें मिलती है तो ऑब्वियसली वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ के साथ ही आती है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा कि यार लोग तो यहाँ पे सब फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगा इन सब में, मैंने सोचा यार चलो जैसा भी हो अपने को बोलना तो है ही, अब सस्टेन तो इन्हीं लोगों में करना है, इसी भीड़ में करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बोलूँगा, चाहे जैसा भी बोलूँ मैं बोलूँगा। तो स्टार्टिंग में बहुत मजाक भी उड़ाया गया है मेरा, मतलब मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पे लोग हंसते थे, मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग्स पे लोग हंसते थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, मतलब सिर्फ स्कूल लाइफ में नहीं, इनफैक्ट मैं जब कॉलेज तक आ गया तब भी ऐसा था। एक बहुत ही मतलब कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं ना जो मतलब दिमाग में रह जाते हैं, वो इतना हर्ट कर जाते हैं। सो मैं कहीं तो कुछ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों से कुछ कम्युनिकेट कर रहा था, तो एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है एज इट इज़, मतलब जैसा, मतलब बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ, ये मतलब उसका मतलब होता है। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि इट इज़ एज इट इज़ अलग अलग चीज़ है। मैंने उसको लिख दिया एज इट इज़, ASTIES। तो मेरे दोस्तों यारों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया था उस चीज़ पे। लेकिन इस सब के बीच में जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मुझे लगता है कि आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कि मैं सीखता रहूँगा, मैं करता रहूँगा। वही मैंने भी करी। स्टार्टिंग में हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, फिर धीरे धीरे वो मजाक उड़ना कम हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहता कि आज मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ, लेकिन आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, और इंग्लिश को साथ लेके ही आज मैं चल रहा हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह खुद मैं कंडक्ट इंग्लिश में कराता हूँ, बच्चों को गाइड इंग्लिश में करता हूँ। तो आज हर्डल्स कम हो गई है, ख़त्म तो नहीं कहूँगा जी। और जैसे सुमित जी आप बिल्कुल सही हैं कि इनिशियली जब हमें कोई हमारा मोराल डाउन कर देता है, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आगे बढ़ने में हमें 2 बार सोचना पड़ता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ हुआ था जब मैं क्लास 12th में थी। मुझे एंकरिंग के लिए स्कूल से चूज़ किया गया था। व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज, वहाँ पे मैंने माइक ही ऑन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना था, इंग्लिश में एंकरिंग करनी थी। और वहाँ पे जब मैंने माइक ऑन नहीं किया तो मेरी प्रिंसिपल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टेज से उतार दिया। तो वो जो कॉन्फिडेंस था मेरा वहीं पे ब्रेक हो गया। एंड आई थिंक ऐसा कई बार होता होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता होगा। तो आपको क्या लगता है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस एक बार टूट जाता है तो क्या उसे गैदर करना मुश्किल है? मुझे लगता है हर्षिता, जैसा आपके साथ हुआ है ना, शायद हर उस बंदे के साथ होगा जो कभी कुछ आगे बढ़ना चाहेगा रिलेटेड टू इंग्लिश। बिकॉज यही सब प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप बता रहे हो एंकरिंग या फिर और भी इस टाइप के, जहाँ पे बच्चों को इंग्लिश बोलने का मौका दिया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से संभाल लिया था। मैं स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज था अपने में। तो जब लास्ट में 12th क्लास पास आउट हो जाती है, देन फाइनल एक डे होता है जब सब बच्चों को बुलाते हैं, और जो कुछ पोस्ट होल्ड करते हैं उनको मौका दिया जाता है कि आप कुछ बोलिए। तो वो मेरे लिए फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस था। तो स्टेज पे चढ़ के अगेन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बिकॉज इससे मुझसे पहले जितने लोगों ने स्पीचेस दी थी वो सब इंग्लिश में दी थी। और ऐसा नहीं था कि मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, मैंने अपनी इंग्लिश में स्पीच प्रिपेयर करी थी। लेकिन वहाँ जाके तो जब भीड़ देखते हो, स्टेज फियर जो आप कह रहे हो वो आ जाता है। लेकिन उसमें ना मेरे साथ थोड़ा सा अलग ये हुआ कि किसी ने नीचे से बोल दिया, अरे भाई हिंदी में ही बोल दे। देन आई स्टार्टेड विद हिंदी। जैसे ही वो थोड़ा सा मुझे बूस्ट मिला, फिर मैं अपने फ्लो में आ गया, एंड वो जो स्क्रिप्ट मैं घर से याद करके आया था वो फ्लो में आ गई। तो इस सब में मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर्डल्स आएंगे, लोग पीछे भी खींच लेंगे, उसी बीच में आपको कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो आपको हल्का सा पुश दे दे, उसके बाद यू विल गेन मोमेंटम। एंड आज सही है सब कुछ। तो जैसा कि सर आपने पुश की बात की, और कहीं ना कहीं हमें लगता है YouTube भी हमें एक पुश देता है, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या चाहे हमें कोई भी नॉलेज गैदर करना हो। आपने वर्ड टाइप किया और वो नॉलेज आपको YouTube पे मिल गया। तो क्या आपको लगता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर हम सिर्फ YouTube पे वीडियोस देखें, तो क्या हम सिर्फ YouTube के वीडियोस देख के फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? देखो, जब पुश की बात कर रहे हो ना, वो पुश इज अबाउट कि स्टार्टिंग आपको कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है।
भाई यूट्यूब आज नॉलेज से फ्लडेड है एकदम। आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, यू जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब एंड यूल गेट इट ऑल। एक वीडियो नहीं, हज़ारों वीडियो एक टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। तो अब इंग्लिश स्पीकिंग पे हम आते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में जो यूट्यूब करेगा वो आपके अंदर एक स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस देगा। तो एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, वो पता लग जाएगा भाई इंग्लिश ऐसे बोली जाती है, राइट। लेकिन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, जो आपने बोला फराटेदार इंग्लिश मुझे लगता है कि सिर्फ यूट्यूब नहीं सिखा पाएगा। दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए आपको वो वाला माहौल चाहिए। मतलब आई मीन टू से, फराटेदार इंग्लिश बोलोगे किसके साथ? तो देयर शुड बी समवन जिसके साथ यू कुड प्रैक्टिस। ऑन यूट्यूब यू कांट प्रैक्टिस। फ्रॉम यूट्यूब you can learn the techniques, words, and to communicate better in English, you have to create an environment around you so that with time you are fluent in English. एब्सोल्युटली सर, जब तक हमें वो माहौल नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का, तब तक कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछे मैं भी 3 महीने इंग्लिश ना बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी इंग्लिश में मेरी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में आज भी कई सारे युवा ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। उनके लिए इंग्लिश बोलना काला अक्षर भैंस बराबर जैसी बात होती है। लेकिन जब वो 12th कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू देने की, तो इंग्लिश का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं उन्हें इतना नर्वस कर देता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपके भी आई एम श्योर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। सर, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल सही बोला। भारत का युवा गांव में बसता है। देखिए, भारत गांव का देश है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सच है, जब भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ी सी बैकवर्डनेस वाली मतलब इमेज हमारे दिमाग में आती है कि एक बैकवर्ड सा एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से आने वाला बच्चा उतनी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या सिंपल आप 12th के बाद भी कोई जॉब करना चाहते हैं, तो इंग्लिश का रोल तो आता ही आता है। इस सब में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, आप वहाँ से निकल के आए हो, एक दिन में तो कोई रिवॉल्यूशन नहीं आता, एक दिन में आप स्टार नहीं बन जाओगे, एक दिन में आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलने लग जाओगे। जो आपको अपने साथ रखनी है वो ये है कि जो आपकी एक देखो पहचान है, उस पहचान को तो आप रखो ही अपने साथ, लेकिन साथ साथ अपने यूनिकनेस और अपना कॉन्फिडेंस रखो। मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 10th तक की पढ़ाई तो मेरी टोटली गाँव बेस्ड ही थी। मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव जाफरपुर से आता हूं। वहाँ से जब बाहर निकला, जब गांव से बाहर निकल के एक बड़े से स्कूल में जाए, तो मैंने बताया कि कैसे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ में आया, और ये समझ में आया कि बिना इंग्लिश के आज सस्टेन आप नहीं कर सकते हैं। मैंने जो इस पूरी जर्नी में एक चीज़ साथ रखी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करता हूँ, कि कहीं भी ना अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखो। एक दिन में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बस कोशिश करते रहें एंड धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा 1 महीने में 2 महीने में, हो सकता है 2, 3, 4 साल भी लग जाए, लेकिन हार ना मानते हुए चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। कहीं ना कहीं अपनी यूनिकनेस भी नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना मतलब अपने गांव को ही आप भूल जाओ, वो रखो साथ साथ, लेकिन आगे भी बढ़ते रहो, इंग्लिश सीखते रहो। बिकॉज जो इस टाइम पे अपनी मॉडर्न सोसाइटी के साथ नहीं चलेगा, वो रेस में कहीं पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। और सर, ये बात बड़ी ही मोटिवेशनल है, जैसे आपने कहा कि 1 दिन में या 1 महीने 2 साल में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं हम सीख सकते हैं। ऐसा कई बार होता है, स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं मैम ऐसी कोई टेक्निक बता दो, ऐसा कुछ बता दो कि हम 2 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, 2 महीने में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। सालों साल मेहनत, सालों साल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए। तो सर, जैसा कि अभी हमने बात किया रूरल बैकग्राउंड के बारे में, सर कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी मातृभाषा को, अपने मदर टंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है मातृभाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बेटर है, या उसके कंपैरिजन में इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? देखो हर्षिता, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं तो जीएस का फैकल्टी हूँ, मैं तो ये पढ़ाता हूँ कि विविधताओं में एकता भारत की पहचान है। ये वो देश है जहाँ पे हर 100 किलोमीटर में जाके बोली बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है।
तो वही जो बोली वो कल्चर है वो हमारी पहचान है। तो मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि अपनी पहचान को आप छोड़ो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप भाई गांव की मिट्टी को मत छोड़ो, अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो, बट एक ह्यूमन बीइंग के लिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकता है। और इंग्लिश ही इन पर्टिकुलर हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश आज के टाइम पे ग्लोबल लैंग्वेज है। इट्स नॉट अबाउट कि सपोज करो आप मलयालम बोलते हो तो आप अपने गांव जाओगे तो आप गांव में मलयालम बोलो एंड बी फ्लुएंट इन दैट, बी कॉन्फिडेंट इन दैट, लेकिन साथ साथ एडिशनल आप एक लैंग्वेज सीखो। दिस लैंग्वेज वुड हेल्प यू इन एवरीथिंग। आई मीन अगर आप एजुकेशन ले रहे हो वहाँ पे दिस वुड हेल्प यू, अगर आप जॉब के लिए कहीं जा रहे हो तो इट वुड हेल्प यू। ओवरऑल इंग्लिश सीखने से आपका एक जो सोशल एक्सपोजर है ना वो बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि इंसान की ग्रोथ ही तब होती है जब वो अपने आसपास घुलता मिलता है, इधर उधर जॉब करने जाता है, बेसिकली सोशल एक्सपोजर होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मातृभाषा को छोड़ो, दोनों को साथ में लेके चलो, बैलेंस बनाओ। एंड आज हो भी रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं। साउथ के लोग भी कितनी अच्छी अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, एंड सेम व्हेन यू गो इन नॉर्थ इंडिया सेम हैपन्स। तो दोनों साथ साथ लेके जा सकते हैं, किसी एक को छोड़ने की मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं। जी, मुझे लगता है सर कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो अभी से अपने बच्चों के लिए इंग्लिश सीखते हैं कि मैं अपने बच्चों से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकूं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं इंग्लिश बोलने में वो मेरा बच्चा फेस ना करे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आपको लगता है कि इस टाइम पे यहाँ इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है हमारी सोसाइटी के लिए? देखो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं खुद ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो अपने बच्चों के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। ये डिफरेंस तो क्रिएट करता है। देखो जैसे मैं आया, मैंने जो जर्नी अपनी क्लास 11th की बात करूँ यानी 15-16 साल, राइट, जब मैं 15-16 साल का था जब मैंने अपनी इंग्लिश सीखने वाली जर्नी स्टार्ट की। वहीं पे एक बच्चा अगर बचपन से वो चीज़ सीखता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लुएंट इंग्लिश ज़्यादा जल्दी बोलेगा, अच्छे बोलेगा, कॉन्फिडेंस से बोलेगा। तो ये चीज़ आज इंपॉर्टेंट होती जा रही है बिकॉज द रीज़न इज़ कि वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आप वो 3 इडियट मूवी में बात करी थी, अगर आप दौड़ोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए ये थोड़े टाइम बाद एक टाइम वो भी आएगा जब बिल्कुल बच्चा पैदा होगा, उसकी जो भी मदर टंग हो, शायद उसको मदर टंग कम आती होगी और इंग्लिश ज़्यादा आती होगी। ये बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसमें मुझे लेकिन कहीं कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा ये बात भी, मतलब मैं इसको कहीं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी मदर टंग को रख के आप कुछ ना करें। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो अपने गाँव में रह के मदर टंग को फॉलो करके ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि वो कुछ ही % लोग हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी, मैक्सिमम भीड़ वही है जो एक कॉमन सिनेरियो में आती है। तो उस केस में इंग्लिश बोलना ज़रूरी बन जाता है और जितनी अर्ली एज में आप उसको शुरू करेंगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एब्सोल्युटली सर, हिंदी का भी जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही इंग्लिश का है। हाँ, कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो आगे बढ़कर लोग सीखना चाहते हैं अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो सर जैसा कि हमने देखा कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही बहुत ज़रूरी है, इसी से इंस्पायर्ड है हमारा एक छोटा सा गेम जो अभी मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ। इस गेम में मैं आपसे पूछूंगी कुछ हिंदी के शब्द जो आपको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। रेडी सर? हिंदी तो आती है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला शब्द हिंदी का है अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। अस्त व्यस्त वस्त्र निरंतक। हमने बोला था एक वर्ड होगा, ये तो सेंटेंस लग रहा है। ये सेंटेंस है। अच्छा तो इसका एक और कैन यू प्लीज रिपीट? श्योर। अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। यार अस्त, एक छोटा सा हिंट देती हूँ आपको। छोटा सा हिंट तो मुझे इसमें वस्त्र नियंत्रक तो मिल रहा है। वस्त्र इज कपड़ा, मतलब आई मीन क्लॉथ, नियंत्रण जो उसको कंट्रोल में रखे जी। बट अस्त व्यस्त का तो अब मतलब इज देयर अ सिंगल इंग्लिश वर्ड और अस्त व्यस्त हम कह सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अस्त व्यस्त, हम काफी ज्यादा बिजी होते हैं और कहीं हमारा मन नहीं लगता। बट इफ वी एक्सक्लूड दिस, उसके अलावा भी हम इस वर्ड की मीनिंग बता सकते हैं। यार नो आइडिया। कपड़े को, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके कपड़े को कंट्रोल करती है? तो आयरन, मतलब कंट्रोल तो क्या, वो कपड़ा, बटन। वेरी क्लोज, एग्जैक्टली, दैट्स द राइट आंसर। बटन, ये कंट्रोल करती है। दैट्स राइट सर। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन। अगला सेंटेंस है विद्युत प्रकाशक कांच गोलक। विद्युत प्रकाशक कांच गोलक। अब मुझे समझ में आ गया है कि मतलब अब तो हिंट्स ही पकड़ने होंगे, राइट? जी।
सो विद्युत इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कांच, गोलक, सो मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी ट्यूबलाइट और बल्ब। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक आपको पता चल गया है कि हम किस सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। इट्स बल्ब और ट्यूबलाइट। इट्स बल्ब। ओके सर, थर्ड वन। दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक। लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक। इसकी हिंट मैं नहीं दूंगी आपको सर, ये आपको गेस करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज रिपीट? श्योर। लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक। नो आइडिया सर एक आपको हिंट देती हूँ, ये बहुत ही फेमस गेम है। अच्छा, इट्स अ गेम। इट्स अ गेम। ओके, तो मुझे गेम के नाम गेस करने हैं। ओके, नाउ प्लीज रिपीट। आपको ऑप्शन दूं? ओके, नहीं ऑप्शन नहीं, आप रिपीट आप करो। लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक दे टकाटक। क्रिकेट, लकड़ी के फलक क्षेत्र पे ले टकाटक, मुझे लग रहा है क्रिकेट, मतलब रॉन्ग। एक और आपको गेस देती हूँ, एक और गेस करो। अच्छा, लकड़ी के क्षेत्र पे, स्पोर्ट्स तो मैंने बहुत खेले हैं यार, लेकिन लकड़ी के क्षेत्र पे टकाटक कहाँ करा है ये देखना पड़ेगा। काफी क्लोज है सर, क्रिकेट से काफी क्लोज है ये गेम। मतलब ओके, समथिंग रिलेटेड टू कि आपको हिट करना है, तो मतलब मैं दो बोल, अच्छा हाँ, लकड़ी का क्षेत्र तो हाँ, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इज द राइट वन सर। मुझे लग रहा था कि शायद लोन टेनिस हो सकता है, बट लकड़ी का क्षेत्र इज टेबल। इज टेबल। हाँ, तो टेबल। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। लास्ट वन, ये लास्ट सेंटेंस है। गुंजनहारी मानव रक्त पिपासु जीव। गुंजनहारी मानव रक्त पिपासु जीव। देखो, मानव रक्त इज ह्यूमन ब्लड, पिपासु इज पीना, जीव इज जो ह्यूमन ब्लड पीता है, जीव ह्यूमन ब्लड पीने वाला, खून पीने वाला। बैट का मतलब शायद खून, बैट करता है कुछ। आप सही हो सर, बट ये उसका आंसर नहीं है। एक और गेस। काफी बार ऐसा होता है कि ये जब हमारे कान में गूंजने लगता है तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। मॉस्किटो। एब्सोल्युटली राइट, मस्कीटो इज द राइट वन। मॉस्किटोज भी खून पीते हैं। जी, मस्कीटो इज द राइट वन। यस सर, थैंक यू। तो सर काफी बार ऐसा होता है कि इंग्लिश जो है वो नॉर्मल लाइफ में भी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है वो छोटे सेंटेंसेस, छोटे वर्ड्स बोलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि क्या हम कुछ ऐसी टेक्निक्स, क्या हम कुछ ऐसी टिप्स यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? देखो, ये इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी डेली लाइफ से बहुत सीख सकते हो। मतलब हर तरफ इंग्लिश आप देखो तो सही। जैसे मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, हम कस्टमर केयर से बात करते हैं, ठीक है, हमें ऑप्शन पूछता है हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है या इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है। तो मेरा कहना ये है कि वाई कांट वी गो फॉर इंग्लिश। वहाँ पे कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, कर रही है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, लेकिन आप उससे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर आप कुछ इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश वेब सीरीज आजकल तो बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं टू इम्प्रूव योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। होगा क्या, इसमें ना सिर्फ आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि साथ साथ जो सामने वाला बंदा वर्ड्स यूज कर रहा है, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड उसको आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके चारों तरफ सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ है, नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश। आप अपने चारों तरफ कुछ भी सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहे, और इंग्लिश तो जैसे मतलब प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है, बस आप सीखने वाले बनो। जी, और मुझे लगता है सर, जैसे आपने वेब सीरीज की बात की, आजकल एक नॉर्मल इंसान सुन के जितना इंग्लिश सीख सकता है उतना आई थिंक किसी भी कोर्स या किसी बुक से नहीं सीख सकता। हम पढ़ के नहीं सीख पाओगे आज इतना, बिकॉज वैसे भी जो देखो इंग्लिश में भी जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, जो हम सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को लेते थे, वहाँ पे इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसको। इंग्लिश स्पीकिंग इज टोटली डिफरेंट। वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा इंटरेक्ट करना है। तो जब आप किसी दूसरे को इंटरेक्ट करते हुए सुनोगे तो उन वर्ड्स को, उन तरीकों को, उन एक्सप्रेशन को आप खुद में इंप्लीमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करने ही लग जाओगे। और उसे इम्प्लीमेंट करना सर मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान होता है, जितना कि हम बुक से नहीं सीखते उतना लोगों को बोलते हुए सुन के सीखते। बिल्कुल सही बोला आपने। मूविंग ऑन सर, एक छोटा सा गेम और है आज आपके लिए, विच इज रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और विद इन 5 सेकेंड्स आपको उसके आंसर्स देने हैं। रेडी? यस रेडी।
ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट इंग्लिश मूवी? इंग्लिश मूवी टाइटैनिक। टाइटैनिक इज द इजीएस्ट और वो आई थिंक सबको पसंद है। एक्चुअली मैं बोलता सबको हूँ कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, लेकिन मैं पर्सनली अपना स्केड्यूल बताऊँ कि स्केड्यूल इतना अलाउ ही नहीं करता मैं इंग्लिश मूवीज़ देखूँ। जो बचपन में जो मूवीज़ देख ली ना वही इंग्लिश मूवीज़ देखे, सो टाइटैनिक अपने आप ही फेवरेट बन गई बिकॉज और ज़्यादा देखी नहीं है। एब्सोल्युटली, ओके सर। दूसरा सवाल, व्हाट्स योर बिगेस्ट टीचर? आपका बिगेस्ट टीचर आपकी लाइफ में कौन रहा है? बिगेस्ट टीचर गूगल। मैंने मतलब हमेशा ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता आया हूँ, देखो बंदे तो बहुत मोटिवेट करते हैं ऑब्वियसली, आपके पेरेंट्स से लेके फ्रेंड्स से लेके एंड बहुत सारे आपके आइडियल्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में जो गेम चेंजर रहा है जो मैं बताता हूँ वो रहा है गूगल। गूगल पे सब कुछ है, मतलब जैसे मैंने बताया कि स्पेलिंग्स को लेके मेरा मजाक उड़ाया गया, सो आज के टाइम पे जब भी मुझे कुछ भी कन्फ्यूजन होता है रिलेटेड टू स्पेलिंग्स, मैं उसको गूगल करता हूँ। तो अब धीरे धीरे गूगल मेरा टीचर बन चुका है, मैं सब कुछ गूगल से सीखता हूँ एंड मेरे अकॉर्डिंग हर कोई आज के टाइम पे गूगल से बहुत कुछ सीख सकता है, तो मैं तो उसको गूगल बाबा बोलता हूँ। मैं अपना मतलब एक अच्छा फ्रेंड बोलता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी रेफ़र करता हूँ कि भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरा एक फ्रेंड है, उससे जाकर आप हेल्प मांग लेना, वो आपकी सारी हेल्प कर देगा। सो टीचर भी वही है यार, फ्रेंड भी वही है, गूगल। तो जैसा कि सर आपने बताया गूगल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गूगल ने भी इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद की है, और वैसे ही जैसे आपको गूगल ने स्पेलिंग सीखने में मदद की है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो प्रोनाउंसिएशन सीखने में गूगल ने मेरी बहुत हेल्प की है। बिल्कुल। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 शब्द जिससे आप खुद को डिस्क्राइब करना चाहेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए 3 शब्द जिससे मैं खुद को डिस्क्राइब करना चाहूंगी तो वो होगा हैप्पी, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट। आपके वो 3 शब्द क्या होंगे सर? मैं तो हार्ड वर्किंग आपसे चला दूंगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी गो लकी, मतलब इट सिंगल वर्ड ओनली, सो हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी गो लकी सुमित। हैप्पी गो लकी आई थिंक सर एक ऐसा वर्ड है जो हम सबको अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे तभी मोटिवेटेड रहेंगे आगे कुछ करने के लिए। यस, डेफिनेटली। तो सर आज का हमारा आखिरी रैपिड फायर क्वेश्चन, मैं आपके सामने पढ़ूंगी एक टंग ट्विस्टर और उस टंग ट्विस्टर को आपको मेरे बाद रिपीट करना है। ओके, राइट? ये टंग ट्विस्टर है जिजी जिपी जिपर जिप्स। जिजी जिपी जिपर जिप्स। जिजी जिपी जिपर जिप्स। वंस मोर, जिजी जिपी जिपर जिप्स। जिजी जिपी जिपर जिप्स। एब्सोल्युटली राइट। सर क्या आप गेस कर सकते हैं ये प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी मैंने आपसे क्यों करवाई? मे बी आप जो जी वर्ड है उसको चेक, बिकॉज बीच में मेरा भी वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो रही थी, जी हो रही थी, बट इट्स नॉट, इट्स जी, सो शायद आप वो चेक कर रहे हो। जी एक्चुअली सर काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का एक तरीका तो हम जानते हैं इस टंग ट्विस्टर जो मैंने अभी आपके साथ करवाया। सर क्या आप एक और टिप दे सकते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया गूगल, आपने खुद बताया कि आप प्रोनाउंसिएशन वहाँ से सीखते हैं, तो गूगल में आज के टाइम पे फीचर है कि वो हर वर्ड को प्रोनाउंस करके बताता है। तो आपको सबसे पहले तो सही वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता हो, देन आप उसको फिर सीख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जो आपको एक्चुअल बताता हो, देन ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। एब्सोल्युटली ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस गेम। तो सर आज का हमारा आखिरी सवाल, सर जैसे कि हमारे शो का कॉन्सेप्ट है बड़े आए अंग्रेज, काफी बार ऐसा होता है कि जब हम झुंड में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोल रहे हो, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बेइज्जती भी हो जाती है। लोग हमें कह देते हैं बड़ा आया अंग्रेज। स्पेशली अगर कोई ऑपोजिट जेंडर हमसे ये कह रहा हो तो वो बेइज्जती थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सर ऐसे टाइम पे जब हमारा मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने हर्षिता, ये इंसिडेंसेस होते ही रहते हैं, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ खुद भी हो रखे हैं। जैसे मतलब मुझे ये भी बोला गया है कि अंग्रेज आए थे बस इसको छोड़ के चले गए हैं, तो ये सब होते ही रहते हैं, बेइज्जती आपकी होती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप खुद की नज़र में अपनी बेइज्जती सहन कर लेते हैं तो फिर कोई भी आपकी बेइज्जती करता रहे आपको फील नहीं होगा।
मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक टेक्निक होती है दैट इज नोन एज मिरर टॉकिंग। आपके घर पे शीशा होगा ही, तो आप शीशे के सामने अगर आप खुद को बोलते हुए आंखों में आंखें डाल के सुन लेते हो, तो फिर आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, बिकॉज आपने गलत बोला, सही बोला, आपने खुद को फेस कर लिया। और जब खुद को आपने फेस कर लिया तो फिर किसी और की बेइज्जती आपको लगेगी नहीं। जैसे मुझे नहीं लगती, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी कुछ मेरी बेइज्जती करता है, मुझे लगता है कुछ सिखा रहा है यार, कुछ सीख लो, एंड उसको इंप्लीमेंट करता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जब आपको कोई फीडबैक देता है तो उसे आप नेगेटिवली नहीं लेते, बल्कि एक एक फीडबैक से आप सीखते हैं, आप मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि लाइफ में हर मोमेंट, हर इंसान आपको कुछ सिखा रहा है, बशर्ते आप सीखने वाले हो। दैट्स इट। एब्सोल्युटली सर। और हम भी इसी मैसेज के साथ आए हैं, लोगों को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना अब है उनके बाएं हाथ का खेल। तो जैसा कि हमने देखा कि सुमित जी ने अपने लाइफ में इंग्लिश को एक हर्डल ना समझते हुए उसे एक चुनौती समझा और उस इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी जर्नी बना ली। सुमित सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा मैसेज दें कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, भले ही उनके सामने ऐसी ही कोई इंग्लिश से जुड़ी ब्लॉकर आए, इंग्लिश से जुड़ा हर्डल आए, वो कैसे इस हर्डल को ओवरकम करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज फुल ऑफ हर्डल्स तो लाइफ में आएंगी ही। आपको जो मेंटेन करना है वो अपनी कंसिस्टेंसी और जो लगातार एक हार्ड वर्क आप करते हैं, राइट। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, चाहे फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग का हो या फिर इन जनरल लाइफ में कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान और अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान हमेशा एक कोट साथ में रखा है, दैट आई वुड लाइक टू कोट हियर एज वेल, कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशें करने से कभी इस्तीफा ना दूंगा। तो आप भी कोशिशें करते रहिए, कभी इस्तीफा ना दे उससे, और जरूर एक दिन आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो। क्या बात है सर, मुझे लगता है आपके इसी मैसेज से जहां मैं इंस्पायर हुई हूं, वैसे ही मेरे जैसे कई सारे व्यूअर्स जो आज हमें देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हुए होंगे, वो भी इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सुमित सर फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन बड़े आए अंग्रेज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से एक वेब सीरीज की तरह इंग्लिश सिखाई है। हंसते हंसाते आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।